इस ठोको नीति से नहीं कानून व्यवस्था ठीक होती। अगर 1 साल का भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकल आएगा तो पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी कि आखिरकार कौन लोग हैं, कौन पॉलिटिकल लोग थे जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, कौन सिस्टम में लोग बैठे थे जो पुलिस विभाग के लोग थे जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। पहले तो विरोधी लोगों को खत्म कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ही खत्म कर रही है। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से अलायंस नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता अखिलेश यादव। यादव जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात तो करेंगे राजनीति की, यूपी के बारे में खास करके, लेकिन उसके पहले 98% वाली बात कर लेते हैं। आपको बहुत बधाई, बिटिया अदिति ने 98% से 12वीं का रिजल्ट लेकर के पास हुई है। वो ये इतना बढ़िया रिजल्ट के पीछे राज बताइए, किसका हाथ है? मैं बधाई देना चाहता हूँ अदिति को, इसलिए क्योंकि पूरी मेहनत उसकी है और पता नहीं आजकल के बच्चे इतनी मेहनत कहाँ से सीख रहे हैं। जब मैं उसकी मेहनत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की नहीं, अगर की होती तो शायद मेरे भी इतने नंबर आए होते। क्योंकि हम अगर अपने नंबर मिला लें 10th एंड 12th के तो शायद एवरेज भी हमारी उतनी नहीं बनती है, इसलिए उसकी पूरी मेहनत है जी। लेकिन चूंकि होमवर्क और ये सब आजकल बच्चों पर प्रेशर पूरा रहता है, तो घर में आपके बीच में और डिंपल जी के बीच में डिपार्टमेंट कैसे बटा हुआ है अदिति को गाइड करने का? मेरे से ज्यादा मुझे लगता है डिंपल ने इसमें कोशिश की है और डिंपल लगातार उसको गाइड करती रही। डिंपल ने कई बार उसको पढ़ने के लिए जो कर सकते हैं वो किया उसके लिए। बिल्कुल। अब दूसरा विषय ये है कि ये कोरोना काल में हर तरफ से देखिए तो कुछ ना कुछ अच्छे समाचार कम, खराब समाचार ज्यादा आ रहे हैं। आपके बिल्कुल घनिष्ठ पारिवारिक मित्र श्री अमिताभ बच्चन की तबीयत का भी समाचार आया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो माइल्डली पॉजिटिव ही निकलें और बिल्कुल दुरुस्त होकर के लौटें। आप उनके बारे में कुछ कहिए ना। अमिताभ बच्चन जी क्योंकि बहुत बड़े दुनिया के कलाकार माने जाएं, देश के तो हैं ही वो, और उनको भी इस वैश्विक महामारी से पीड़ित होना पड़ा है। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो और उनके जो सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं वो इतने कम हो कि जल्दी स्वस्थ होकर के आ जाएं वो। बिल्कुल। अब हम थोड़ा विषयांतर करते हैं और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि यूपी में जो इस वक्त हुआ है, विकास दुबे द्वारा पुलिस कर्मियों की सामूहिक हत्या, फरारी, गिरफ्तारी, उसके बाद इनकाउंटर, ये अगर मैं आपका ओवरव्यू लेना चाहूं आज के उत्तर प्रदेश पर, क्यों ये उस पर अभिशाप छाया हुआ है? अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें और खासकर विकास की घटना को देखें और जो कुछ हुआ है, जहां हमारे उत्तर प्रदेश के बहादुर जवान भी शहीद हो गए, अगर हम पूरा देखें जब से ये सरकार बनी है, सरकार ने न जाने क्या फैसले लिए हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले तो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार ने जो कहा कि अगर कोई भी अपराधी होगा वो ठोक दिया जाएगा, और उसमें जिस तरीके से खुली छूट मिली है, मैं ये कह सकता हूं कि लखनऊ में ये एक जो आईटी प्रोफेशनल था विवेक तिवारी, उसकी हत्या हो गई। वहीं अगर हम जाकर के पीछे लौटे और नोएडा में देखें, एक जिम ट्रेनर था, वो शादी से लौट रहा था, पुलिस ने कोई उसका भी इनकाउंटर कर दिया होता, आज वो पैर से नहीं चल पा रहा है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण में लखनऊ से लेकर के आपको आजमगढ़ का दे सकता हूं। एक राजभर है जिस पर प्रश्न लगाया था उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने। आप शामली देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। इस ठोको नीति से नहीं कानून व्यवस्था ठीक होती। अगर ठोको नीति से कानून व्यवस्था ठीक हो सकती थी तो जो हजारों लोगों को जान गई है, जो पुलिस कहती है कि अपराधी थे, तो ये घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें पुलिस पर और कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर होगी, वरना इसी तरह की कानून व्यवस्था चलती रहेगी। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है और जाहिर है कि लगाया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास तथ्य क्या है कि अगर उस दिन कार नहीं पलटती तो शायद सरकार पलट जाती, सरकार को पलटने से बचाने के लिए कार पलटी गई।
इसके पीछे आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। मैं तो बहुत सी सिंपल चीजें बताना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष में मेरे जैसे और भी पॉलिटिकल लोग हैं। आज गूगल मैप है, ये क्या वजह है? केवल हम नहीं, बल्कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी बुद्धिजीवी हैं, ये वो देखते हैं कि गाड़ी तो एक गई है, एक टोल से एक गाड़ी गई है जिसमें वो अपराधी बैठा है, लेकिन पलटी दूसरी गाड़ी है। और पलटने के बाद भी अगर पलटते समय जो नुकसान होता है गाड़ी में, आखिरकार सड़क पे कोई टायर के निशान नहीं है, जिधर वो भागा मिट्टी में और मिट्टी के बाद कोई पैरों के निशान नहीं है। बहुत से सवाल हैं। मैं केवल दो चीजें मैंने सरकार से कहा, एक तो सीडीआर जारी हो, पहले दिन से जब से घटना हुई और जब तक वो मंदिर पहुंच गया उज्जैन, पूरी सीडीआर जारी हो एक। और दूसरा, आज गूगल मैप है, अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम एक हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे, तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का ट्रैफिक का। अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है। बस इसीलिए मैंने ये बात कही है। आपने सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड 5 साल के देखने की, खंगालने की जो बात कही है, उसके पीछे जाहिर है कि आपका कुछ अजम्पशन है, कुछ सूचना है आपके पास। आप क्या देखना चाहते हैं उसमें? क्योंकि सरकार दूसरे लोगों पे आरोप लगा रही है। सरकार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी से संबंध थे, दूसरे दलों से संबंध थे। अगर 5 साल के सीडीआर निकल सके, रिकॉर्ड, कॉल डेट रिकॉर्ड्स निकल सके, क्योंकि संभव नहीं है 5 साल का, अगर 1 साल का भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकल आएगा, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी कि आखिरकार कौन लोग हैं, कौन पॉलिटिकल लोग थे जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, कौन सिस्टम में लोग बैठे थे, जो पुलिस विभाग के लोग थे जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। मेरी जानकारी में और सबकी जानकारी में ये बात है कि वहां के जो सीओ थे, जो शहीद हो गए, उन्होंने खुद पत्र लिख करके वहां के कप्तान को लिखा कि ऐसी घटना हो सकती है, पूरी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ शहीद हो गए, वो कप्तान थे वो ट्रांसफर हो गए, पूरा का पूरा थाना सरकार को हटाना पड़ा। और मुखबरी भी पुलिस ने की है, किसी और ने नहीं की है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इस पहलू पे भी सोचना चाहिए। अगर इस पहलू पे विचार करेगी सरकार, तो न्याय भी मिलेगा और अपराध भी कम होगा। जी। इसमें अब थोड़ा-सा आपका एनालिसिस मैं चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार हमने देखा कि कोई राज्य सरकार एनकाउंटर को अपनी घोषित पॉलिसी बताए और सरकारी विज्ञापनों में नंबर दे कि हमने इतने एनकाउंटर कर दिए, ठोक दो पॉलिसी जिसका आपने ज़िक्र किया। ये कानून के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, पुलिस व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, उसके खिलाफ एक नई पैरेलल व्यवस्था खड़ी की गई। और पिछले बरसों में जब से ये सरकार है और ये पॉलिसी है, विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि डर गए कि लोग कह देंगे कि अपराधियों का साथ दे रहे हैं क्या, और ये सबसे बड़ा नुकसान कानून के राज का हो गया। ये मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह की ताकत उनके पास है, जिस तरह का उनके पास व्यवस्था है, अगर हम ये बात कहें कि अपराधी या अपराध गलत लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, तो वो ये कहेंगे कि देखिए ये तो अपराधी के साथ हैं। मुझे याद है समाजवादी सरकार थी तो हमारी कोशिश थी कि सबसे बेहतरीन पुलिस के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाए। उस समय के जो अच्छे अधिकारी थे, मैंने उन्हें न्यूयॉर्क भेजा था, वो यहाँ से सिंगापुर गए, वहां का पुलिस का सिस्टम देख करके आए, रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पर वो काम करते हैं। मैंने एक प्रोफेसर वेंकट को एडवाइजर रखा सरकार का, और उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन पुलिस के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम दिया। वहीं जो एक पुलिस हेडक्वार्टर, एक जगह पुलिस बैठ सके, एक जगह सभी वरिष्ठ अधिकारी, उनके तमाम विभाग बैठ सकें और निर्णय ले सकें, वहां पर ट्रेनिंग के लिए हॉल बनाए हैं, जिससे कि समय समय पर ट्रेनिंग की जाए अधिकारियों को, और जहां जरूरतमंद समझे छोटे अधिकारी उनको भी। लेकिन सरकार उस पहलू पे नहीं ध्यान दे रही है। हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, मैं दोनों सदनों में विरोध किया कि ये ठोको नीति से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और उसका परिणाम हमें मिला है। हम लोगों ने झेला है, मुसीबतें आई हैं। देख लीजिए आजम खान साहब पर कितने मुकदमे लगा दिए सरकार ने, और उस आईपीएस से मुकदमे लगवाए, उस डीएम से मुकदमे लगाए जिनकी खुद जांच चल रही है। आईपीएस पर आरोप एक आईपीएस ने लगाया, मैंने आरोप नहीं लगाया है कि उन पे भ्रष्टाचार करके पोस्टिंग ली है उन्होंने। एक आईपीएस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो आईपीएस पोस्टिंग में जा रहे हैं,
वो पैसा लेकर के उन्हें पोस्टिंग मिल रही है। अभी तक उसकी जांच का खुलासा नहीं हुआ। तो जिस सरकार में पैसे लेकर के आईपीएस पहुंच रहे हो, अपनी जांच दबाने के लिए एक पॉलिटिकल बड़े लीडर पे झूठे मुकदमे लग रहे हो, तो क्या उम्मीद करेंगे सरकार पर? मुझे भरोसा है न्यायालय पर, और मुझे भरोसा है जनता पर कि समय मिलेगा तो जनता भी इनके खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है यूपी के बारे में खास करके, और ये थोड़ा सा गंभीर प्रश्न और एनालिसिस आपसे मैं चाहूंगा कि यूपी इतना बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर मैं देखता हूं कि पॉलिटिशियंस का जो सबसे बड़ा पास टाइम है वो है ट्रांसफर और पोस्टिंग। और उसमें चूंकि खेती वाला राज्य है, दूसरे काम धंधे हैं नहीं, तो सरकारी ठेका, अपराधी, पुलिस और नेता, ये चौकोना जो एक रिश्ता है ये बड़ा गंभीर है, पूरे यूपी को जकड़ चुका है। और रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करने का सबूत ये सिर्फ इससे मिलता है कि सभी पार्टियों में आपराधिक छवि के और आरोप, गंभीर आरोप वाले अभियुक्त बड़े पैमाने पर हर जगह, विधानसभा से लेकर संसद तक आप लोग चुनते हैं, चुन करके आते हैं। तो प्रॉब्लम को तो आप लोग अवॉइड कर रहे हैं ना सर? नहीं, मेरी कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश को एक विकास की गति पे ले जाएं, खुशहाली की गति में। आज मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश के पास सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कें बनना शुरू हो गई थी, जो दिल्ली से लेकर के आपकी आगरा तक बन चुकी थी एक्सप्रेसवे। आगे जाकर के आगरा से लेकर के मैं गाजीपुर तक बना रहा था, हालांकि आधा बन गया था। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होता और ये स्टेट पहला बनने जा रहा था। उत्तर प्रदेश के किसी कोने से अगर कोई लखनऊ आना चाहता तो वो 4 और 4.5 घंटे में आ जाता। मेट्रो बनाई समाजवादी सरकार में, लखनऊ में मेट्रो बनाई समाजवादी सरकार ने, नोएडा से लेकर के जो दिल्ली को जोड़ती है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए बनाई। आगरा में मेट्रो शुरू हुई। इसी तरह बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट बनना शुरू हो गया था। लखनऊ में इसलिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के और आसपास के लोग बंबई जाते थे इलाज के लिए, दिल्ली के लिए जाते थे, और कैंसर की गंभीर बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, इसलिए यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी। यहाँ पे आईपीएल होना शुरू हो गया था, नए नए स्टेडियम बनने शुरू हो गए थे। मैंने एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बनाना शुरू कर दी थी, जिसमें आलू की मंडी बन रही थी कन्नौज में, लखनऊ में बन रही थी आम की मंडी, मैनपुरी में, और उस जगह बना रहे थे हम अनाज की और लहसुन की मंडी। वहीं बाबा रामदेव को भी मैंने, क्योंकि वो भी एग्रो बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, तो उन्हें भी मैंने दी थी। इधर आईटीसी के लोग उन्नाव में एक बनाना चाहते थे, उन्हें भी काम दिया। एससीएल लखनऊ लेकर के आए। तो ये एक विकास और एक खुशहाली के रास्ते पे ले जा रहे थे। ये सच है कि बहुत सारी ऐसी उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं रही हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की हो, चाहे वो क्रिमिनल की हो, हमारी पार्टी ने कोशिश की थी कि किसी भी खराब छवि वाले को हम टिकट नहीं देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में भी जिसकी जनता में छवि खराब होगी उसको समाजवादी पार्टी मौका नहीं देगी। बिल्कुल। देखिए अखिलेश जी, यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि इस वक्त पूरे देश में विपक्ष के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत कमजोर है, और वो सत्तारूढ़ दल से सवाल इफेक्टिव ढंग से पूछ नहीं पा रहा है, और सत्तारूढ़ दल को काउंटर नहीं कर पा रहा है, चाहे दिल्ली की बात हो या लखनऊ की। आपका सीवी उठा के देखिए, प्रशासनिक अनुभव वाले पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, जमीन से जुड़े हुए संघर्ष वाले नेतृत्व का बैकग्राउंड है आपका, लोहिया से लेके आपके पिताजी वाला, और उसके बाद आप युवा भी हैं, और आप एक बहुत अच्छे स्वभाव के, बातों को समझने वाले एक वरिष्ठ नेता के रूप में अब राष्ट्रीय रंगमंच पर हैं। लेकिन कोई रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स को बिल्ड होता हुआ हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये सच है कि जिस तरह का संघर्ष होना चाहिए था नहीं हुआ है इधर। और क्योंकि इधर बीमारी तीन हम लोगों की शुरुआत थी कि उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन इधर जब से वैश्विक महामारी आई है उससे कुछ थमा हुआ है। इधर गांव-गांव जाने वाला भी कार्यक्रम रुका हुआ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 11 में रथ और साइकिल चला करके उत्तर प्रदेश में घूमने का काम किया था, मैं एक बार फिर और हमारी पार्टी पूरी, चाहे साइकिल से चलना पड़े, रथ से चलना पड़े, हम लोग जनता में जाएंगे और जनता से सहयोग मांगेंगे कि कम से कम ऐसा मौका दीजिए और ऐसी सरकार बने उत्तर प्रदेश में जो किसानों का दुख दर्द समझे और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम जॉब्स कहां से देंगे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा बना पाएंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट कौन आएगा? कोशिश होगी कि इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने और सरकार का सपोर्ट हो
क्योंकि सरकार का सपोर्ट था, इसीलिए सैमसंग यूपी में आया, इसीलिए बड़े बड़े प्लांट बिजली के लगने लगे थे। 2000 मेगावाट का एक बजाज कंपनी ने ललितपुर में प्लांट लगाया था बिजली का, आज वो बंद हो गया। इसी तरह सरकार के अपने प्लांट लग रहे थे। और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी सरकार में, ये बना है अपने सरकार के बजट से। लेकिन सरकार बदल गई तो उनका तरीका दूसरा है। उनका तरीका है कि नफरत फैलाई जाए, लोगों को गुमराह किया जाए। हम समाजवादी लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए, नोटबंदी से कितना हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है? ये जो व्यवस्था जीएसटी लागू की है, क्या इससे हमारे व्यापारियों को लाभ मिला है? और फिर 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया आपने, ये लोन दे रहे हैं आप राहत नहीं दे रहे हैं। हमारे छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को, ठेला चलाने वालों को, सब्जी वालों को, या जिनकी आप मदद करना चाहते हो 10,000 रुपए से लोन दे करके, हम कहते हैं लोन मत दीजिए उनको, आप उनको राहत दीजिए। और जब तक राहत नहीं देंगे, इस समय पर हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अर्थव्यवस्था को भी डुबा दिया, समाज में भी नफरत फैला दी, और जातिवादी का भी जहर घोल दिया इन्होंने। इसलिए इस सब से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में जाएगी, जैसे पहले जा रही थी, वैसे आने वाले समय में हम समाजवादियों को आप देखेंगे कि जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक प्रकार से बता दिया क्रिटिक आपका जो इस सरकार के बारे में है कि क्या-क्या उनकी गलतियां हैं, और आप जनता के बीच में जाएंगे। आपका कोर नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये एक प्रकार का कल्मिनेशन है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के इस सरकार में और यूपी की जो परिस्थिति है उसमें एक अजीब सा नए किस्म का जातीय द्वंद्व चल रहा है। मैं आपसे वो समझना चाहूंगा कि वो जातीय द्वंद्व पार्टी के बाहर और पार्टी के भीतर क्या है, और उसका भी ये परिणाम हुआ है क्या जो विकास दुबे का किस्सा हुआ? मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया जी कहते थे, कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट। अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना करने लगी है कि पहले तो विरोधी लोगों को खत्म कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ही खत्म कर रही है, क्योंकि विरोधी तो बचे नहीं जिन्हें खत्म करना है। जेल चले गए, प्रदेश में नहीं है, या उन पर झूठे मुकदमे लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो संस्कृति बनाई है कि नफरत फैल जाए, किसी को ठोक दें, पुलिस को खुली छूट दे दी, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान अब बीजेपी का ही होने लगा है। बीजेपी ये जानती है, लेकिन मुझे भरोसा है समाजवादियों के काम पर, क्योंकि जो समाजवादी लोगों ने काम किए थे वही जनता के काम आ रहे हैं। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कोविड में काम आ रहे हैं, वो समाजवादी सरकार के बने हुए हैं। और जो एम्बुलेंस, जी, आपने चूंकि कहा कि अब अपने ही लोगों को मार रही है, परेशान कर रही है, तो उसका एक पहले आपने हल्का जिक्र किया था, लेकिन वो जवाब भी ले लेना जरूरी है, क्योंकि उसको बीजेपी बहुत जोर शोर से कह रही है कि ये विकास दुबे समाजवादी पार्टी में था, इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी में रही हैं, और समाजवादी पार्टी का इनका बैकग्राउंड है। तो अखिलेश हमको क्या बोलेंगे? नहीं, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जानना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, आप उसकी सीडीआर जारी कर दीजिए। सीडीआर जब जारी हो जाएगी तो उससे जानकारी मिल जाएगी कि किससे संबंध है। आज ही के ही एक प्रोमिनेंट अखबार ने, हिंदी के प्रोमिनेंट अखबार ने लिखा है कि 11 ऐसे नेता हैं जिससे संबंध थे, कुछ व्यापारियों से भी संबंध है। तो वो 11 में तो 11 के 11 मुझे बीजेपी के नजर आ रहे हैं। तो आज ही के अखबार में एक खबर है, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो अखबार पढ़ा होगा, उसके बाद वो किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। मुझे दुख इस बात का है कि जो विकेट ट्रिक्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिक्स हैं कि डिजिटली सोशल मीडिया पे किसी को डैमेज कर दें, कहीं से इमेज क्रिएट कर दें, एक वार्ड में 2 प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल प्रत्याशी सुधा यादव थी उस वार्ड में जो चुनाव लड़ी थी। वहीं मुझे दुख है इस बात का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बताइए उसकी मां से कहलवा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वो सदस्य था। तो ये कितनी बड़ी चाल है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे यकीन है कि जिस समय सीडीआर जारी होगा, इन तमाम चीजों से पर्दे उठ जाएंगे। और हत्या भी इसीलिए हुई है क्योंकि तमाम राज खुल जाते, और जो राज खुलने का डर था, उसी की वजह से ये घटना सरकार ने जानबूझ करके कराई है। बिल्कुल। अब आपसे एक दो आखिरी सवाल की आगे चलते हुए, इस सरकार को देखिए, इनके बारे में इंप्रेशन यह है इस वक्त कि अपोजिशन रोक नहीं पा रहा है। बीजेपी इस वक्त अनस्टॉपेबल है। भले ही इनके परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत लोगों की राय
एक तरफ हो और सही हो कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, काम पर ध्यान नहीं देते, पॉलिटिक्स पर और चुनाव जीतने पर ध्यान देते हैं। आप भी पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट तभी करेंगे जब चुनाव जीतेंगे। अब करीब करीब 2 साल के बाद वहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या वो बात लेकर के जाएंगे जो बीजेपी के सामने लगे कि आप चैलेंजर हैं। व्हाट विल यू सेल? हाँ, सबसे पहला तो ये कि समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से अलायंस नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते छोटे दल हैं उनको साथ जरूर लेंगे, जिससे कि एक बड़ी ताकत बने। दूसरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया है, शायद उस इलेक्शन में हमारा काम ना बोला हो, आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी सरकार में मैंने खुद उसका अलाइनमेंट दिया है, टेंडर हुआ, का जमीन ली गई। वही प्रोजेक्ट है जिससे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। ये अपना ही काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के कई बार प्रधानमंत्री बने और उनके सम्मान में भी कोई बड़ा काम नहीं किया इन्होंने। वही समाजवादी सरकार में बना हुआ लोक भवन इन्होंने कब्जाने का काम किया। तो मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है इनका जो संकल्प पत्र, इनका जो घोषणा पत्र है, अभी बच्चे पास हुए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, डेटा फ्री देंगे, लेकिन किसी को लैपटॉप नहीं मिला। केवल 10 बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं, डेटा किसी को नहीं मिला। इनके घोषणा पत्र में एक में भी एक्सप्रेसवे नहीं था। समाजवादी सरकार ने जो बनना शुरू हुए थे उन्हीं को कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं को आगे कर रहे हैं। स्टेडियम्स के नाम बदल दिए, स्टेशन का नाम बदल दिए, सबसे बड़ा अच्छा रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर था उसको 112 कर दिया। तो ये जो काम नहीं कर पाई है सरकार, और तब जब जनता ने इन पर भरोसा किया, दिल्ली में इन्हें मौका दिया, यूपी में मौका दिया, आज इनके विधायक निराश हैं, इनके तमाम लोग निराश हो गए, इनके सदन में विधायक इनके खिलाफ खड़े हो गए। अगर ये सदन बुला लें, ये सदन इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर सदन बुलाया तो विधायकों की नाराजगी का सामना इनको करना पड़ेगा। और विधायक इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जब जनता के सामने खड़े होते हैं तो उनके पास कुछ जनता की मदद करने के लिए नहीं है। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रगति का, तरक्की का, खुशहाली का रास्ता था, वो बीजेपी ने रोका है। आने वाले समय में उन्हीं चीजों को हम जनता में कहेंगे। एक आपने जिक्र जो किया कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इसमें जो एक कॉमन थ्योरी दी जाती है उसमें आप अपना गणित बताइए कि अगर बीजेपी के मुकाबले आप अकेले लड़ेंगे, पीएसपी भी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी से भी आपका कोई अलायंस नहीं होगा, तो ऐसा चौकोना मुकाबला तो बीजेपी के लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। इस समय बीजेपी से बहुत बड़े पैमाने पे लोग निराश हैं। जिन लोगों ने मदद कर दी थी, जिन लोगों ने इनका सहयोग कर दिया था, अभी जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय एक एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन हुआ 40-40 हजार वोट इनका कम हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती, कई जगह सेकंड आए। तो मैं ये मानता हूं कि जिस समय समाजवादी पार्टी और अन्य दल जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हम ये मौका नहीं देना चाहते हैं। जब भी हम गठबंधन करते हैं, बीजेपी अपने आप को इस बात से जनता में रखती है कि मुझे हराने के लिए, हमारे हिंदुत्व को खतरा पैदा करने के लिए, या हमारे जो एक एक करके दल एक हो रहे हैं हमारे खिलाफ, तो इस बार ये मौका हम बीजेपी को नहीं देंगे, जिससे ये कह सकें कि सभी दल एक हो रहे हैं। अब ये होगा इस बार यूपी में कि सभी दल बीजेपी से लड़ेंगे। बिल्कुल। इसमें लेकिन एक ही इशू है, आपकी बात में मान लूं कि जनता नाराज हो रही है बीजेपी से, नाराज होकर के वो एक तरफ वोट कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जनमत नाराज होना और उसका इलेक्टोरल कन्वर्जन होना, इस नए भारत में दो अलग चीजें हैं। मुझे यकीन है क्योंकि हम 2 बार हार चुके हैं, 14 भी हारे, 17 भी हारे, और हालांकि 19 सबसे बड़ा गठबंधन हार गए हैं। तो हारने से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है, हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे तमाम साथियों पे झूठे मुकदमे लगा रही है। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपसे इस चर्चा के लिए आपने जो समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि आपकी बातें जो हैं इस पर हम लोग आगे चर्चा और एनालिसिस भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।